नारायण दत्त तिवारी जी, बलराम सिंह जी, बहनों और भाइयों, दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप अपना वोट डालने जा रहे होंगे एक नई सरकार चुनने के लिए, दोनों लखनऊ में और दिल्ली में। जब एक नई सरकार की बात होती है तो आपको सोचना होता है कि मुख्य मुद्दे क्या हैं जिस पर ये सरकार चुनी जाए। कई बातें होती हैं, एकदम मन में विकास की बात आ जाती है और सबका जोर विकास पे लगता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विकास से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं और अगर ठीक ना चलें तब विकास भी बिल्कुल रुक जाता है। मिसाल के तौर से अगर एक स्थायी सरकार ना हो तो कोई विकास नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी होना है, चाहे उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो, चाहे दिल्ली में भारत की मजबूती या भारत की एकता और अखंडता की बात हो, अगर स्थायी सरकार ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने एक स्थायी सरकार का होना चाहिए। आपको आज इस चुनाव के नक्शे को देखकर हिसाब लगाना चाहिए कि कौन आपको एक स्थायी सरकार दे सकता है, और फिर आपको सब पार्टियां का रिकॉर्ड देखना चाहिए कि पिछले सालों में उन्होंने कैसे काम किया है। कांग्रेस का रिकॉर्ड आपके सामने है, खाली 5 साल का नहीं, कांग्रेस का रिकॉर्ड 42 साल का आपके सामने है। कांग्रेस ने पक्की मजबूत सरकारें दी हैं, स्थायी सरकारें दी हैं, जिन्होंने देश को मजबूत किया है, जनता को आगे बढ़ाया है, गरीबी हटाई है, विकास लाए हैं। लेकिन विपक्ष का क्या रिकॉर्ड है इसमें? मैं ज़्यादा 77 और 80 के बीच में इन्होंने क्या किया उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, कैसा बहुमत चाहेंगे ये एक स्थायी सरकार देने के लिए? 529 सीट में चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता दल 240 में लड़ रही है। अगर आप किसी बड़ी घोर गलती से उन्हें 240 की 240 भी सीट जिता दें, तब भी उनका नंबर 25 कम रह जाता है 265 से। अगर आप बीजेपी को मदद करें, उनके 130, उनके 135 हैं। अगर जनता दल का आधा नहीं बनता तो उनका चौथाई नहीं बनता। अगर आप राष्ट्र मोर्चा की सब सीट्स लें, तब वो करीब 310, 315 लड़ रहे हैं। लेकिन क्या राष्ट्र मोर्चा अगर 310, 315 सीट की हर एक सीट जीत ले तब भी एक स्थायी सरकार दे सकेगा? ये प्रश्न आपके सामने है। अगर उनकी 100% सीट आप जिता दें, जो आज तक भारत की जनता ने नहीं किया है। आपने शायद हमारी पिछले चुनाव में लोकसभा के लिए सबसे बड़ी जीत कराई थी, जब हमें करीब 75-78% सीट जितवाई थी आपने। लेकिन आपने जनता दल और बीजेपी को भी एक मौका दिया है। आपने नहीं, यूपी ने नहीं, हरियाणा ने एक मौका दिया है। हरियाणा में पिछले चुनाव में जनता दल और बीजेपी ने मिलकर 90 सीट में से 78 सीट जीती।
और जो 12 सीट बच गई थी उसमें 5 तो कांग्रेस की हो गई, जो 7 बची उनमें से भी 2-4 लोगों को उन्होंने अपने तरफ खींच लिया था। लेकिन अगर हम वो 2-4 लोगों को ना भी गिने तो 90 में से 78 सीट उन्होंने जीती थी। 2.5 साल उनकी सरकार चली है और आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो विधानसभा को डिसॉल्व करके दोबारा चुनाव बुलाएंगे। अगर हम इनका ये मिसाल लें, हरियाणा जैसा छोटा सा स्टेट, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के शायद 1.5 जिले की बात कर रहा हूं, इतना बड़ा प्रदेश है वो। हरियाणा को चलाने के लिए आपने उन्हें 86-87% सीट दी वहां पर। 2.5 साल वो हरियाणा चलाए और फिर हाथ छोड़ के जनता के सामने दोबारा आ रहे। अगर आप ऐसे लोगों को दिल्ली में मौका देंगे जो हरियाणा 2.5 साल नहीं चला सके, वो दिल्ली में बैठ के हिंदुस्तान को 2.5 हफ्ते नहीं चला पाएंगे। और कैसी हरकतें हो रही हैं आज आप जानते हैं। इस चुनाव में मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी कोशिश है कि ये एक लोगों को जमा करके एक होड़ बनाकर अपनी ताकत बनाएं। आज वो अपनी खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। आज आप इस चुनाव में देख रहे हैं कहीं पे एक पर एक चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस एक तरफ, विपक्ष की पार्टियां दूसरे तरफ। कहीं पर कांग्रेस और 2 नुमाइंदे बीजेपी का, लोकदल का, जनता दल का, कहीं पे 3। तो किस तरह से ये चल रहे हैं। और अभी हाल की बात है, मथुरा में एक मैंने सुना था मीटिंग हुई थी, परसों मैं मथुरा था तो मुझे बताया गया था कि एक जॉइंट मीटिंग करी थी बीजेपी की और जनता दल की। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता ने खूब काम करके मंच बनाया, मंच सजाया, झंडे अंडे लगे, बैनर लगे, पोस्टर लगे। फिर नेताजी पहुंचे। नेताजी ने एक बीजेपी के झंडे को देखा और कहा, ये क्या लगा हुआ है? कहा, साहब ये तो जॉइंटली सीट लड़ी जा रही है, जॉइंट मीटिंग है, तो बीजेपी का भी झंडा है, जनता दल का भी झंडा है। कहा, नहीं, इस मंच से बात नहीं होगी। बड़ा नाटक हुआ मंच के ऊपर, बड़ा समय लगा, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई थी, नाजुक स्थिति हो गई थी, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। फिर किसी ने उपाय ढूंढा और उपाय भी कैसा निकला कि एक दूसरा मंच बनाया गया पड़ोस में। एक मंच से जनता दल बोली, दूसरे मंच से बीजेपी बोली। आज चुनाव के वक्त जब पूरी एकता दिखाने की जरूरत है, एकता बनाने की जरूरत है, तो मंच का बंटवारा हो गया। अगर दिल्ली जाएंगे तो क्या क्या बांटेंगे, ये क्या क्या तोड़ फोड़ करेंगे न मालूम। आप जाने, आपने 77 में देखा कि क्या हुआ था। दोबारा गलती से भी आप वैसी खिचड़ी ना खिला दें देश को। 77 में तो तब भी खिचड़ी पकाने के लिए, खिचड़ी को एक करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी थे, जिनके नेतृत्व में ये सब लोग एक हो गए। लेकिन आज वैसा कोई नहीं है इनके पास। आज जो खिचड़ी पकेगी उसमें कम से कम 14 अलग तरह की दाल डाली जाएगी, तब उनकी खिचड़ी बनेगी। और आप सोचिए 14 दाल वाली खिचड़ी कैसी होगी। इस तरह से वो इस चुनाव को ले रहे हैं। अगर आपको एक स्थिर सरकार चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए, तो इन लोगों के बस का काम नहीं है। जो लोग हरियाणा को 2.5 साल नहीं चला सकते हैं,
वो दिल्ली को कभी नहीं संभाल सकते। एक अगला मुद्दा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो भारत की एकता और अखंडता का है। अगर कोई भी सरकार बने जो भारत को मजबूत न रख पाए तो चाहे और कुछ भी वो करें वो ठीक बात नहीं होगी। भारत के सामने विकास की तो चुनौती है, लेकिन उसके अलावा आतंकवाद के सामना करने की भी चुनौती है, फिरका प्रस्ती का भी मुकाबला करना है। अगर कोई सरकार आतंकवाद का मुकाबला करने को तैयार नहीं होगी तो उसको कोई हक नहीं है ये चुनाव लड़ने का भी। जनता दल ने थोड़ा बैठा है, भाई समय थोड़ा बंधा हुआ है, समय थोड़ा बंधा हुआ है। जितना आप नारे लगाएंगे उतना कम मैं बोलूंगा। दो बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है, आतंकवाद और सांप्रदायिकता, फिरकाप्रस्ती। राष्ट्र मोर्चा जनता दल आतंकवाद के मुकाबले करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ तरह से कहा है। पंजाब के बारे में बहुत बात हुई, आतंकवाद के बारे में एक शब्द वो नहीं लाए। दो ही वजह हो सकते हैं, आप उन्हीं से पूछिए कि वो आतंकवाद से डरते हैं, घबराते हैं, इसलिए नहीं बोलते, कि आतंकवाद के साथ उनका कोई समझौता हुआ है इसलिए नहीं बोल रहे। अगर डरते हैं, घबराते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है, तब वो कैसे भारत से आतंकवाद को निकालेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे? अगर समझौता हुआ है तो बात और भी गंभीर है और आपको उसी गंभीरता से देखनी चाहिए। और क्या हो रहा है पंजाब में? जनता दल का एक अंग है, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत मुक्ति मोर्चा। पिछले सालों में उन्होंने शुरुआत तो करी इंदिरा जी के हथियारों को मदद देने की। उसके बाद जो देशद्रोही ताकतें थीं, जो पंजाब को अलग करना चाहती थीं, जो साजिश में मिली हुई थीं, उन्हें मदद करी। उसके बाद आनंदपुर प्रस्ताव को सहारा दे रहे थे। ये जनता दल का एक अंग है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। आज इस चुनाव में पंजाब में कम से कम 2 सीट में ऐसे लोग खड़े हैं जो इंदिरा जी की हत्या में देश को तोड़ने की साजिश में मिले हुए। उनको मदद करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा साधन जमा करने की कोशिश कर रही है, उनके लिए सहारा जमा करने के लिए कोशिश कर रही है। आज की बात है, पंजाब में जनता दल के एक बड़े नेता लड़ रहे हैं। पंजाब के करीब करीब सब सीट में कट्टर लोग खड़े हैं, 2-3 जगह आतंकवादी भी खड़े हैं, लेकिन जनता दल के नेता के खिलाफ कोई नहीं खड़ा है। तो आप ही खुद समझिए कि आतंकवाद से डरते हैं कि इनका समझौता हुआ है, कि इतना डरते हैं कि समझौता कर गए हैं। आप अरे बोलने दीजिए कृपा करके। आप ही खुद सोचकर, ध्यान देकर इस विषय का निर्णय निकालिए। सांप्रदायिकता पर इनका क्या पोजीशन है? इनके नेता 4-5 महीने से तो बीजेपी शिवसेना के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो हिंदू वोट ढूंढ रहे थे। उधर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आया तो मथुरा में बीजेपी से कुट्टी की बात हो गई, क्योंकि अब वो मुस्लिम वोट ढूंढने लग गए। शिवसेना के साथ उधर लड़ रहे हैं, दिल्ली से फिरकाप्रस्त लोगों से सहारा चाह रहे हैं।
जो लोग अपने सिद्धांत और असूल बिल्कुल बेच चुके हैं गद्दी की दौड़ में, वो कैसे फिरकाप्रस्ती और सांप्रदायिकता का मुकाबला कर सकते हैं। आज कांग्रेस बिल्कुल साफ तरह से खड़ी है फिरकाप्रस्ती का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। मैं साफ तरह से कह सकता हूं कि कांग्रेस कोई भी समझौता नहीं करेगी फिरकाप्रस्त शक्तियों के साथ, चाहे चुनाव हम जीतें, चाहे चुनाव हम हारें। बिल्कुल ये बुनियादी बात है, हमारे सिद्धांतों की बात है, और हम हमारे सिद्धांतों का सौदा करने को तैयार नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता था, वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर थी। बहुत गलतफहमियां फैलाई हैं, बहुत झूठ बातें फैलाई हैं, कुछ यहाँ पे अफवाहें चलाई गई हैं, कुछ विदेशी नेतागण ने कहा है, कुछ विदेशी रेडियो ने कहा है। लेकिन सच बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद की ज़मीन है, उस पे कुछ नहीं करा गया है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल अदालत की लकीर पर चल के चली है। अगर अदालत ने कहा है कि ये काम होना है, तो कांग्रेस की सरकार ने वो काम करा है। अगर अदालत ने कहा कि ये काम नहीं होना है, तो कांग्रेस की सरकार ने देखा कि वो काम नहीं हो, और इसी तरह से भविष्य में भी होगा। हम ना इस साइड की मदद करेंगे, ना उस साइड की मदद करेंगे, और इसी तरह से हम ना इस तरफ विरोध करेंगे, ना उस तरफ विरोध करेंगे। जो भी अदालत कहेगा, बिल्कुल उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बचा बड़ा प्रश्न विकास का। उत्तर प्रदेश में इस बीच में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। अभी मुझे जहाज़ पकड़ना है, नारायण दत्त जी आपके साथ बात करके बहुत बारीकी में बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। लेकिन अंदाज़न 15,000 करोड़ के उद्योग उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हाल में लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश का इससे बहुत तेज़ी से विकास होगा, तरक्की होगी। उत्तर प्रदेश की कृषि की तरक्की इन सालों में भी बहुत तेज़ी से हुई है। पहली बार हम देख रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेत की पैदावार बेच पा रहे हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पास सरप्लस अनाज हो रहा है। इसे हम और मजबूत करना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सफलता हमारी हुई है गरीबी हटाने में। हमने तरह तरह के कार्यक्रम चलाए हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए, चाहे आरक्षण का हो, चाहे आरक्षण बढ़ाने का हो, चाहे भरने का हो, चाहे गरीबी हटाने के हों, घर बनाने के हों। हमने ख़ास कार्यक्रम चलाए अक़लियत के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। लेकिन सच कहें तो सबसे ज़्यादा जोर हमने महिलाओं की तरफ लगाया है। आज सुबह इंदिरा जी के सालगिरह के दिन पर मैंने दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से एक इंदिरा महिला योजना घोषित करी है। जब हमारी अगली सरकार बनेगी तो हमारी कोशिश होगी कि हर साल हम 5,000 करोड़ महिलाओं के विकास में लगाएं सीधे केंद्र से, और ये साधन इस तरह से लगे कि महिलाओं को पूरा फायदा हो। ये ना हो कि बड़ी बड़ी इमारतें बना दें, बड़े बड़े दफ्तर बना दें, बहुत से तनख्वाह में लग जाए। हमारी कोशिश होगी कि ये सीधे महिलाओं के विकास में जाएगा। हमने युवकों के लिए बहुत किया है इन सालों में, जो युवकों के रोजगार देने के लिए हुआ है, जो युवकों की शिक्षा देने में हुआ है, जो युवकों को राजनीति में खींचने के लिए हुआ है, उम्र कम करने से। इतना कभी पहले नहीं हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी कदम जो हम उठाने वाले थे, विकास के लिए भी, युवकों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पूरे देश के लिए, वो पंचायत और नगर पालिका बिल्स थे।
दोनों में एक नई विकास की गति बनने वाली थी। विकास और तेजी से होता, आपके समस्याओं के हिसाब से होता, सामाजिक न्याय मिलता। मैंने इन बातों पर, इन बिल्स पर बहुत बारीकी में पहले बात करी है, तो आज मैं उस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। खाली एक मिसाल मैं आपको दूंगा जो मुझे इस दौरे पर बताया गया जब मैं भरतपुर गया था। भरतपुर ज़िले में एक छोटा गांव है जो पहाड़ियों के पीछे है, और सड़क जो गांव तक जाती है बड़ी लंबी है, घूम घाम के पहाड़ों के चारों तरफ घूम कर आती है। गांव वाले चाहते थे कि पहाड़ में एक कटिंग लग जाए जिसमें सड़क छोटी हो जाए। राजस्थान सरकार ने काम करना शुरू किया, और जैसे सब सरकारें करती हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी और पार्टी की हो, एक तरीका होता है काम करने का सरकार का। उन्होंने इंजीनियर भेजा, उन्होंने कर्मचारी भेजे, उनकी जीप्स ऊपर नीचे दौड़ी, नाप तोल हुई, एस्टिमेट्स बने, रिपोर्ट्स बनी। सब बनाने के बाद ये तय हुआ कि 7 लाख रुपए लगेंगे ये काम करने में, और ये काम इतना छोटा है कि 7 लाख का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसका फ़ायदा नहीं है। फाइल दराज में बंद हो गई, ताला लग गया। जो खर्चा लगना था ये सब धूमधाम करने में, जीप दौड़ाने में, नाप तोल में, एस्टिमेट बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, वो सब ज़ाया हो गया। काम वहीं रुक गया, गांव वालों को सड़क नहीं मिली। जब हमने जवाहर रोजगार योजना चलाई, जिसमें हमने गांव को हस्तांतरण दिया काम करने का, गांव वालों ने सीधे कहा कि जवाहर रोजगार योजना को उस पहाड़ काटने में लगाओ। जो बात महीनों तक फाइल ढकेल रहे थे, हफ्तों में पहाड़ कट गया। लेकिन इससे ज्यादा, जहां 7 लाख का, स्वरूप जी मुझे खत्म तो करने दीजिए, जहां 7 लाख का राजस्थान सरकार का एस्टिमेट था, क्योंकि गांव वालों ने खुद किया, जवाहर रोजगार योजना के नीचे किया, 50,000 में काम हो गया वो। अब आप सोचिए, अगर आपका पूरा विकास का काम इस तरह से होता तो कितना ज़्यादा तेज़ आपका विकास होता, आपके मतलब का होता, तेज़ होता, आपका साधन ज़ाया नहीं जाता। ये हम करने जा रहे थे, लेकिन जनता दल ने, बीजेपी ने, सीपीएम, सीपीआई ने हमारे बिल को गिरा दिया राज्यसभा में। इसीलिए हम आज आपके सामने आए हैं। आपसे हम ताकत चाहते हैं जिसमें हम इन दोनों बिल्स को वापस लाएं, लोकसभा में पास करें, राज्यसभा में पास करें, आपके हाथ में शक्ति दें। लेकिन इसके लिए हमें दोनों जगह ताकत की ज़रूरत है, लोकसभा और राज्यसभा। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में तो ताकत विधानसभा से मिलती है। तो हमारी उम्मीद है कि आप हमें दोनों जगह मजबूत करेंगे इस चुनाव में। जब आप वोट डालने जाइएगा तो आप इन मुद्दों पर थोड़ा सोचिए। आप सोचिए कि देश की एकता और अखंडता कौन बचा के रख सकता है, कौन मजबूत कर सकता है। आप सोचिए, आतंकवाद का मुकाबला कौन कर सकता है, आतंकवाद के साथ समझौता कौन करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि फिरकाप्रस्ती का मुकाबला कौन कर सकता है, कौन फिरकाप्रस्त शक्तियों के साथ सौदा करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि कौन आपको स्थायी सरकार दे सकता है उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और आप सोचिए कि कौन आपके हाथ में आपका हक, आपकी शक्ति दे सकता है, विकास की शक्ति, तरक्की की शक्ति। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो एक बात साफ बनेगी कि खाली कांग्रेस ये बातें कर सकती है। हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता पहले देशभक्ति रखती है, कभी भी ऐसी पार्टियों को आगे नहीं बढ़ने देगी जो विदेशी प्रधानमंत्रियों के पुकार पे अपना कार्यक्रम यहां बदलने को तैयार हो जाते हैं।
जो यहां अपने सिद्धांत छोड़ने को तैयार होते हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ कहती है। आप इस चुनाव में हमारे उम्मीदवारों को यहां से डॉक्टर दाऊ जी हैं लखनऊ से, जगन्नाथ प्रसाद जी हैं मोहनलालगंज से, और असेंबली के लिए विनोद चौधरी महोना से। आगे भाई जनता को, मुझे थोड़ी। मोहम्मद उस्मान हैं लखनऊ पश्चिम से, स्वरूप कुमारी जी बख्शी हैं लखनऊ पूर्व से, नरेश चंद्र हैं लखनऊ सेंट्रल से, और प्रेमवती तिवारी हैं लखनऊ कैंटोनमेंट से। राजा विजय कुमार त्रिपाठी हैं सरोजनी नगर से, चौधरी ताराचंद सोंकर मोहनलालगंज से, और कृष्णा रावत मलियाबाद से। कहाँ गई कृष्णा? हाथ उठा भाई करो, हाथ उठा के। एक ही जरूरी बात है, अब चुनाव के दिन 22 तारीख को और 24 को भी, 24 को आपको याद रखना है कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वोट डलना है, पंजे के निशान पर वोट डलना है। जरा हाथ उठा के दिखाइए कौन कौन कांग्रेस को जिताएगा, कौन पंजे पर वोट डालेगा। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। कोई अवध की आवाज नहीं आई है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।